पिछले दो अति संक्षिप्त लेक्चर में मैंने प्राचीन भारत के कुछ ग्रंथों पर प्रकाश डाला था। उद्देश्य सिर्फ है 69th बीपीएससी पीटी देने वालों के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी है। इसी सिलसिले में आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ अभिलेखों पर चर्चा करना चाहूँगा। वैसे तो माना जाता है कि भारत के प्राचीनतम अभिलेख जो भारत में मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के मूढ़े हैं, जिस पर अभिलेख उत्कीर्ण है। लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि भाषा इस पर विद्वान एक मत नहीं है, तो उसे हम लोग स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। भारत में प्राप्त पहला अभिलेख जिसको पढ़ लिया गया है, पढ़ा गया है अच्छी तरह से, वो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो पिपरहवा में मिला है। पिपरहवा में एक स्तूप है, बौद्ध स्तूप, उसी के ऊपर ये आकृति, यह लेख अंकित है। इसमें गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके राख भस्म को लेकर जो विभिन्न राजाओं में तनाव पैदा हुए थे, उसके बारे में वर्णन है। सिंधु घाटी सभ्यता और 500 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल आते हैं, लेकिन वैदिक काल से संबंधित भारत में कोई अभिलेख अभी तक नहीं मिला। हालांकि आर्यों से संबंधित एक अति प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का वर्तमान तुर्की के बोगजगोई नामक स्थान से मिला है, जिसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, नासत्य का मतलब हुआ अश्विनी कुमार, उनकी चर्चा की गई है। लेकिन भारत में ऐसा कोई वैदिक काल में अभिलेख नहीं मिला। वो सबसे पहला हमें 500 BC में ही मिलता है। इसके बाद फिर लंबे गैप हैं और मौर्य काल में अभिलेखों की संख्या फिर बहुत ज़्यादा है, जिसमें स्वाभाविक है अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं मौर्य काल से संबंधित, जिसको विद्वान मानते हैं। वो अशोक के पहले के माने जा रहे हैं, और कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं कि ये 2 ताम्रपत्र अभिलेख, जो एक मिला है उत्तर प्रदेश के सोहगौरा से और दूसरा मिला है बंगाल के महास्थान से, तो ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। हालांकि इन दोनों अभिलेखों पर राजा का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना है। लेकिन उस पर जो संकेत वगैरह हैं उसके आधार पर ये मान लिया गया है कि ये दोनों अभिलेख हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक भारत में पहले शासक हुए जिन्होंने अपने नाम या जिसमें अशोक के नाम के साथ अभिलेख जारी किए हैं। अशोक के अभिलेख जो हैं वो धम्म अभिलेख भी कहलाते हैं सामान्य भाषा में, क्योंकि वह धम्म या धर्म से संबंधित हैं ज़्यादातर, हालांकि उसमें अन्य सभी बातें भी शामिल हैं। अशोक का जो लघु शिलालेख से मिला है, लघु शिलालेख का मतलब हुआ छोटे पत्थरों पर 2 से 3 लेख जो अशोक ने लिखवाए, तो उसी को लघु शिलालेख कहते हैं। ये लघु शिलालेख भारत में कई स्थानों से मिले हैं, भारत के बाहर भी, वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्योंकि ये सब पहले अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे, तो वहाँ से ही प्राप्त हुए। ऐसे ही लघु शिलालेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण एक है वो है मस्की में प्राप्त लघु शिलालेख, मस्की, कर्नाटक। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहला अभिलेख मिला था जिसमें सम्राट अशोक का नाम पूरे उपाधि के साथ मिले। हालांकि बाद में ऐसे कई अभिलेख और मिले, लेकिन मस्की वो पहला अभिलेख है जिसमें अशोक का पूरा नाम उसकी उपाधि के साथ मिलता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है। अशोक के ऐसे ही लघु शिलालेखों में राजस्थान में भाबरू में एक लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसका महत्व ये है कि यह एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का शासक कहा है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उस समय पूरे साम्राज्य जो था भारत में, वो मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और इस अभिलेख का यह भी महत्व है कि यह सीधे बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के 3 रत्नों की चर्चा की है, त्रिरत्न की,
और साथ में कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हैं और भिक्षुओं से आग्रह किया है कि इसको वे बार बार पढ़ें और लोगों को सुनाएं। तो ये लघु शिलालेख भी बहुत महत्व का माना जाता है। लेकिन अशोक के अभिलेखों में जो स्रोत के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो हैं अशोक के चतुर्दश शिलालेख, यानी 14 अभिलेखों का संग्रह जो विभिन्न पत्थरों पर खुदे हुए हैं, बड़े बड़े शिलापट्ट पर खुदे हुए हैं, जिस कारण उसको बृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट भी कहा गया है। और ये भी कई स्थानों से मिले हैं। पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी में मिले हैं, तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश में इरागुड़ी में मिले हैं। इस तरह ये कई, कलिंग में 2 मिले हैं। लेकिन इन चतुर्दश अभिलेख यानी जिसमें वैसे शिलापट्ट जिस पर 14 आलेख हैं, इसका महत्व जो है वो इस दृष्टिकोण से है, इसमें 13वां बृहद शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा आई है। सिर्फ इसमें 13वें शिलाभिलेख में, इसके सिवा और कहीं कलिंग युद्ध का उल्लेख नहीं आता है। और खुद अशोक ने इसमें बताया है। अशोक बताते हैं इसमें कि कलिंग में भयानक युद्ध हुए जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग पूरी तरह घायल हो गए, इधर से उधर हो गए, उससे कई गुना बर्बाद हो गए। तो ये कलिंग युद्ध पर प्रकाश डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण यही 13वां बृहद शिलालेख है। परंतु यहाँ आप लोग बड़े ध्यान से इसको याद रखें कि कलिंग युद्ध की चर्चा जिस 13वें बृहद शिलालेख में आई है वे शिलालेख कलिंग में नहीं मिले हैं। बहुत आश्चर्य है, लेकिन सच है। कलिंग के धौली और जौगर ये 2 स्थान हैं जहां पर अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं, लेकिन उसमें 13वां बृहद शिलालेख जो है उसका जिक्र नहीं है, यानी कलिंग युद्ध की उसमें चर्चा नहीं है। उसके बदले दूसरे बातें लिख दी गई है। अब क्यों चर्चा नहीं है वो सब पीटी का विषय नहीं आता है, उस पर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब मुख्य एग्जाम सब में आते हैं कभी डिटेल। तब चर्चा किस में इसकी है? तो बाकी हर जगह है। इरागुड़ी में चर्चा है, शाहबाज गढ़ी में चर्चा है, और इस तरह से महाराष्ट्र में जो मिले हैं बृहद शिलालेख उसमें चर्चा है। तो इस तरह से कई जगह चर्चा है, लेकिन इसमें नहीं। इसके अलावे अशोक के स्तंभ लेख सब जो हैं वे बहुत महत्व के हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि स्तंभ लेखों में अशोक ने अपने धम्म के बारे में, धम्म यानी आचरण संहिता, नैतिक नियमों का एक संकलन, उसके उल्लेख अशोक ने अपने स्तंभ अभिलेखों सब में किए हैं। और अशोक के जो स्तंभ अभिलेख हैं वो कई जगहों से फिर मिले हैं, जिसमें कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिस पर 7 आलेख अशोक ने लिखवाए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सप्त स्तंभ लेख। और ये सप्त स्तंभ लेख या 7 पिलर्स एडिक्ट्स जो हैं वो बिहार में मिले हैं, जो बीपीएससी वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में 3 जगहों से मिले हैं, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, 3 जगह से मिले हैं। इलाहाबाद में मिले हैं, दिल्ली में हैं, जो पहले दिल्ली में नहीं थे, हरियाणा में थे, वहाँ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने मंगाया था। तो ये बृहद, ये जो हैं पिलर लेख अशोक के सप्त स्तंभ लेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ज़्यादातर धम्म क्या है, धम्म में क्या करना चाहिए, धम्म के क्या लक्षण हैं, ये सब चर्चा अशोक इसमें करते हैं। इसी प्रकार अशोक के लघु स्तंभ लेख सब मिले हैं, यानी छोटे आलेख सब, ऐसे स्तंभ जिस पर छोटे छोटे कम आलेख हैं। सांची में मिले हैं, कौशाम्बी में मिले हैं, सारनाथ में मिले हैं, इस तरह के। और फिर नेपाल की तराई में अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं, जिसे हम लोग तराई स्तंभ लेख कहते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा है और वो जानकारी हमें मिलती है। अशोक के काल के बिहार में, वर्तमान जहानाबाद में, बराबर की पहाड़ी में गुफा अभिलेख भी मिलते हैं।
जिससे ये जानकारी मिलती है कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय वालों को दान में दिया था। तो लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, पहाड़ी लेख कहें या रॉक केव कहें, बराबर की पहाड़ी वाला अभिलेख, ये सब अशोक के काल के बड़े महत्वपूर्ण अभिलेख सब हैं। मौर्य काल में चर्चा में जब आएंगे तो कुछ और बातें इस पर हम लोग लाएंगे। अशोक के बाद फिर हम लोग देखें तो सिर्फ एक मौर्य शासक जो अशोक का पोता था दशरथ, उसके केव एडिक्ट या गुफा अभिलेख मिले हैं बराबर के ही निकट नागार्जुनी पहाड़ी में, और यहाँ भी आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया, इसकी चर्चा है। इसके अलावा मौर्य काल के और किसी भी शासक के नाम के साथ अभिलेख जो है वो नहीं मिलते, बल्कि यूँ कहें कि दशरथ के बाद कोई अभिलेख ही मौर्य काल के नहीं मिलते। लेकिन फिर मौर्योत्तर काल के इतिहास को जानने का भी एक बड़ा साधन जो है वो अभिलेख है। जैसे पुष्यमित्र शुंग से संबंधित अयोध्या में एक अभिलेख मिला है, जो पुष्यमित्र शुंग का नहीं है वो उसके बाद वाले शासक का। लेकिन इस अयोध्या अभिलेख में इस बात की चर्चा है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला अभिलेख अयोध्या अभिलेख जिसमें किसी भी शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की चर्चा है। हालांकि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख साहित्य में तो वैदिक साहित्य में ही सबसे पहले आया है, रामायण में है, महाभारत में है, बहुत से ग्रंथों में है, लेकिन किसी भी अभिलेख में अब तक इसके पहले, अयोध्या अभिलेख के पहले अश्वमेध यज्ञ करने की चर्चा हमें नहीं है। यही इसका खास महत्व है अयोध्या अभिलेख। मौर्योत्तर काल में यवन लोगों ने शासन किया, खास के भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र सब में, और कुछ यवन शासकों के अभिलेख सब भी मिले हैं, जिसमें मिनांडर का अभिलेख सिनकोट में, कनिष्क वो भी मौर्योत्तर काल के बहुत बड़े शासक के रूप में जाने जाते हैं, और कनिष्क का अभिलेख एक वर्तमान सिंध के सुई बिहार नामक स्थान पर और दूसरा सारनाथ में मिले हैं। मथुरा में भी कनिष्क के अभिलेख मिले हैं। कनिष्क का जो के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ है, लेटर उत्तराधिकारी जो हुए हैं हुबिश, उसका खास के मथुरा अभिलेख जो है बहुत चर्चित है, जिसमें बड़े विस्तार से कनिष्क काल की उपलब्धियां, उस काल की विशेषताएं, उस काल की आर्थिक जीवन, इन सब पर प्रकाश पड़ जाता है। मौर्योत्तर काल में देखेंगे कि बहुत से विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए थे, इंडो ग्रीक, शक, सोन, ढेर से शासक थे इस तरह के। और उसी क्रम में शक शासक सब जो हुए उनके कई अभिलेख मिलते हैं। नहपान का गुफा अभिलेख मिलता है महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस शक शासक का अभिलेख हमें प्राप्त होता है वो है रुद्रदामन, उज्जैन के शक का महानतम शासक, जो उज्जैन के शक कुल का जो महानतम शासक माना गया है। और रुद्रदामन के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कभी सौराष्ट्र में बांध बनाया था सुदर्शन झील पर, वो बांध फिर टूट गया, उसके पुनर्निर्माण की चर्चा रुद्रदमन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में किया है। इसका बड़ा महत्व इस अभिलेख का है। और एक और बात है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख का महत्व कि ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, लिपि ब्राह्मणी है। इसके पहले जो मौर्य कालीन अभिलेख मिले हैं जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं, वे अधिकांश प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मणी लिपि में। हालांकि अशोक का एक लघु शिलालेख जो कांधार में मिला है वे द्विभाषी है, एक अरामाइक भाषा, दूसरा यूनानी भाषा। तो वो फिर 2 भाषा में वो अभिलेख हैं अशोक के, 2 लिपियां में, 2 भाषा में और 2 लिपि में भी वो अभिलेख हैं एक। अदरवाइज अशोक के कोई अभिलेख जो हैं वो संस्कृत में हैं, या अशोक के पहले भी जो अभिलेख है वो संस्कृत में नहीं मिला, सभी प्राकृत में है, या फिर जो 500 BC का अभिलेख मैंने बताया था वो पाली में लिखे हुए हैं।
लेकिन रुद्र दमन का ये अभिलेख जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर आगे हम देखेंगे कि संस्कृत में कई अभिलेख इस प्रकार से मिलते हैं और गुप्त काल के ज़्यादातर अभिलेख जो है वो संस्कृत में